सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम नैरों के राजहंस नाटक के नायक नंद के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अपन जानते हैं कि लहरों के राजहंस जो नाटक है उसका मुख्य पात्र नंद है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक की सर्जना एक द्वंद्व प्रधान नाटक के रूप में की है। इसकी वस्तु योजना एवं पात्र योजना में द्वंद्व को प्रबल रूप से मुखरित किया है और यहाँ नाटककार ने नाटक के प्रमुख पात्रों के माध्यम से आधुनिक एवं युगों युगों की द्वंद्वग्रस्त चेतना को अभिव्यक्त किया है। यहाँ सभी प्रधान पात्रों का चरित्र द्वंद्वग्रस्त है और इसमें नाटक में नंद व सुंदरी ही नहीं, श्यामांग का चरित्र भी द्वंद्वग्रस्त है। अब हम आज नंद के चरित्र का अध्ययन करेंगे। नंद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी पहली विशेषता है द्वंद्वग्रस्त चेतना का प्रतीक, यानी कि आसक्ति व अनासक्ति के बीच पलता हुआ व्यक्तित्व। तो नंद जो है उसका जो व्यक्तित्व है वह द्वंद्वग्रसित है। नाटककार ने नंद को द्वंद्वग्रस्त चेतना के प्रतीक के रूप में उभारा है। वह प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के बीच खड़ा है। खड़ा क्या है? वो डोल रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लहरों पर हंस तैरता है या डोलता रहता है, वह इन दोनों में से एक के चुनाव की यातना का भोगता है। उसे नाटककार ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्गों के बीच युगों से द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। इसलिए वह भौतिक विलास में जीवन जीता है और पारलौकिक सुख की खोज में बोध मत को स्वीकार करने की कोशिश करता है। वह न अपनी पत्नी को छोड़ पाता है और न ही पूर्णता से बोध मत को स्वीकारने की कोशिश करता है। वह उसका दोनों के प्रति आकर्षण है और यही अंतर्विरोध उसे किसी एक का नहीं होने देता। वह सुंदरी से प्यार करता है, उसकी सुंदरता पर वह मोहित है, उसका प्रसादन भी अपने हाथों से करना चाहता है। जब सुंदरी प्रसादन कर रही होती है तो वह हाथों से दर्पण लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसे सूचना मिलती है कि द्वार पर गौतम बुद्ध भिक्षा लेने आए हैं तो इसी क्षण और किसी ने भिक्षा नहीं डाली तो वह विक्षुब्ध हो जाता है और वह अस्थिर हो जाता है, जिससे दर्पण हिलकर गिरकर टूट जाता है। दर्पण का टूटना प्रतीकात्मकता का अर्थ रखता है। दर्पण का टूटना वास्तव में उसके हृदय का टूटना है, यानी दर्पण यहाँ प्रतीकात्मक रूप में है और उस दर्पण का टूटने का मतलब है उसका हृदय टूटना, जिसे सुंदरी अपनी खंडित रूपाकृति देखकर सिहर उठती है। वह बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए जाना चाहता है और चल भी जाता है, किंतु बुद्ध जबरन उसके केस कटवा देता है, जिससे वह ग्लानिवश घर नहीं लौटता। वन की ओर चला जाता है और वहाँ प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से सीधे साक्षात्कार करता है। एक व्याघ्र से भी भिड़ता है, फिर छत विकसित होकर घर की ओर लौटता है और अपने अंतर्द्वंद्व को उजागर करता हुआ भिक्षु आनंद से कहता है, क्या कहता है? और नहीं भिक्षु, ये बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्य सत्य और अमृत मैं जानता हूँ। वाणी के छल से तुम मुझे किसी और ले जाना चाहते हो। मैं तथागत के सामने कह चुका हूँ और अब फिर से कह देता हूँ कि वह दिशा मेरी नहीं, कदापि नहीं। कहने का मतलब है कि उसके इन कथनों से उसका अंतर्द्वंद्व और भी अधिक मार्मिकता के साथ मुखरित होता है। अब हम उसके चरित्र की अगली विशेषताएं पढ़ेंगे कि वह उसका व्यक्तित्व जो है वो विलासिता से युक्त है, विलासी व्यक्तित्व है उसका। नंद का विलासी व्यक्तित्व है। वह अपने अनुपम सौंदर्य युक्त पत्नी सुंदरी के रूप में ही उलझा रहता है और वह मदिरा पान भी करता है। तभी तो नाटककार ने कहा है कि नंद मदिरा कोष्ठ के पास आकर चस्क में मदिरा डालता है, तभी सुंदरी की दृष्टि उस पर पड़ती है। तो इसमें एक कुछ कथन है। तो सुंदरी से वो पूछता है, सुंदरी उसे पूछती है, आप कब आए? अभी तो मैं। तो फिर नंद बोलता है, चषक होठों के पास ले जाकर मैं अभी आया हूँ। चषक खाली करके यथास्थान रख देता है। कहने का मतलब है, एक ओर तो कपिल वस्तु के राजपुरुष, राज कर्मचारी और सामान्य लोग बौद्ध मत में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे और दूसरी ओर नंद अपनी पत्नी सुंदरी द्वारा
कामोत्सव के आयोजन की तैयारी में सहयोग देते दिखाई देते हैं। हाँ नहीं, ऐसी ही कुछ विशेष बात नहीं थी। मैं यही कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर कक्ष में की जाती तो इससे सिद्ध होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो विलासिता से युक्त है। अब उसके चरित्र की तीसरी विशेषता है अस्थिर व्यक्तित्व। नंद का व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, उसमें स्थिर निर्णय लेने की भावना क्षमता ही नहीं है। शक्ति हो भी तो साहस नहीं करता। वह केवल सुंदरी के रूप पर मोहित है। वह पूर्णतः भोगवादी दिखाई देता है, लेकिन जो ही उसे बुद्ध शरणम गच्छामि का समेत स्वर प्रबलता से सुनाई देता है तो उसका सुंदरी के प्रति आकर्षित मन टूट जाता है। यानी सुंदरी के प्रति आकर्षण का मतलब है प्रवृत्ति मार्ग की तरफ जाना, लेकिन जब जो ही उसको बुद्ध शरणम गच्छामि सुनता है तो सुंदरी के प्रति जो उसका आकर्षण है वो भी टूट जाता है और वह बौद्ध मत की शरण में भागता है। केस कटवा लेता है, किंतु वह वहाँ भी नहीं ठहर पाता, वापस लौटता है। गलानीवश वन की ओर चला जाता है, वहाँ भी एक व्याघ्र से भिड़ता है, अर्थात प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग से साक्षात्कार करता रहता है। फिर भी छत विकसित घर लौट ही पाता है, किंतु उसका अस्थिर व्यक्तित्व यहाँ भी नहीं टिकता है। वह फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बुद्ध के पास जाता है। वहाँ उसका अस्थिर मन उसे कहीं भी नहीं टिकने देता, कोई भी स्थिर निर्णय नहीं ले पाता वो। अतः कमल ताल के लहरों पर तैरते डोलते राजहंसों की तरह वह अस्थिर ही बना रहता है। उसके अगली चारित्र की विशेषता है अहिंसक व्यक्ति। तो नंद जो है वो अहिंसक व्यक्ति है। नंद एक अहिंसक मानव है। वह बौद्ध दर्शन के अनुरूप ही अहिंसात्मकता का पालन करता है। उसकी ये भावना हिरण के प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है। संध्या काल में नंद जब आखेट से वापस आता है तो सुंदरी से अपने अहिंसात्मक भावना को व्यक्त करता हुआ कहता है, क्या कहता है? सच, थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मर्ग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेद नहीं हुआ जितना इससे कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मर्ग थोड़ी दूर आगे रास्ते में मरा हुआ दिखाई दे गया। मृत्यु का ये शरीरी आतंक वास्तव में बुद्ध दर्शन की चेतना का ही आतंक है, जिससे उसके मन में अहिंसा भाव को जन्म दे दिया। इसी विषय में आगे क्या कहता है देखो, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। ऐसे लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और सहसा उठकर भाग खड़ा होगा, पर मैं उसे हाथ भी तो नहीं लगा सका। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने मना कर दिया, कहा कि उसे वही पड़ा रहने दो, उसी रूप में मत और जीवित। नंद दूसरे दिन भी मर्ग के प्रसंग को भुला नहीं पाया और अपने कक्ष के गवाक्ष से अनंत क्षितिज की ओर देखता हुआ उसी के बारे में सोचता रहता है। कहने का मतलब है उसका जो व्यक्तित्व था वो अहिंसक व्यक्तित्व था। अब हम उसके चरित्र की अगली विशेषताएं पढ़ेंगे कि वह एक संशयग्रस्त व्यक्ति है। तो नाटक में बताया गया है कि नंद जो है उसका व्यक्तित्व एक संशयग्रस्त है। वह कभी सुंदरी के आकर्षण, सौंदर्य और प्रेम जाल में फंसा दिखाई देता है, तो कभी बुद्ध की विचारधारा के कारण बिल्कुल निशब्द रह जाता है। कभी सौंदर्य के प्रभाव से मंदबुद्धि हो जाता है, तो कभी वैराग्य भावना की प्रबलता से मूक हो जाता है। वह उसका जो मन है वो एक डावाडोल मनस्थिति के व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो कहने अपने लिए कोई मार्ग वो निश्चित नहीं कर पाता। अनिर्णय के कारण वह हर जगह असफल रहता है। हाँ और ना के बीच वह जूझता है। कभी उसे बाह्य आकर्षण घेर लेते हैं और कभी वह विरक्ति के वचन बांध लेते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं उसका जो व्यक्तित्व है वो संशयग्रस्त है। अगली उसकी चरित्र की विशेषता है एक खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक। हम कह सकते हैं कि नंद का जो व्यक्तित्व था वो खंडित व्यक्तित्व था। जैसे सुंदरी जो है कामोत्सव का आयोजन करना चाहती है, वह समय कामोत्सव के अनुकूल नहीं होता है, फिर भी वह करना चाहती है, लेकिन परंतु क्या अपनी अर्धांगिनी का विरोध करने का साहस नंद में था? उत्तर स्पष्ट है, यानी कि नंद जो है वो अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है। पत्नी की मनोकामना को वह खंडित नहीं करना चाहता, क्योंकि वह भी एक प्रेमी मन का प्रतिनिधित्व करता है। बस इसलिए वह पत्नी की कामना के समक्ष कामोत्सव का विरोध नहीं कर पाता
और न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आलोचकों ने भले ही उससे इस व्यवहार के कारण पत्नी भीरू कहा है, जबकि उसका जो व्यक्तित्व है वो एक खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। अब हम उसकी अगली चरित्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसका जो प्रेम था वो उदात्त प्रेम था। उदात्त प्रेम का प्रतीक नंद है। तो मोहन राकेश जी ने नंद को उदात्त प्रेम का प्रतीक प्रस्तुत किया है। वह सुंदरी से अत्यधिक प्रेम करता है। वह तो सुंदरी के प्रेम से आतंकित भी दिखाई देता है। जो विलास भावना उसके मन में जागती है वह सुंदरी के प्रेम के कारण ही जागती है। नंद सुंदरी को बोलता है कि एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। तो सुंदरी बोलती है किस बात का? तो नंद उत्तर देता है कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर हूँ या तुम्हारी चातुरी पर? तो सुंदरी बोलती है आप मुझे चतुर कहते हो? तो नंद बोलता है नहीं हो तुम। सुंदरी कहते हैं आपका एक ब्याह एक यक्षिणी से हुआ जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद इसमें झूठ क्या है? सुंदरी बोलती है झूठ नहीं, नंद यक्षिणी हो या नहीं ये तो मैं भी नहीं कह सकती, पर मानवी तुम नहीं हो, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ है कि नंद का जो प्रेम था वो उदात्त प्रेम था। और अतः मोहन राकेश जी ने ऐतिहासिक नंद के चरित्र को विलासिता से युक्त, विलासिता के युगों से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के बीच मानव की द्वंद्वाग्रस्त चेतना के अस्थिर व्यक्तित्व के रूप में, मानव मन की अहिंसात्मक भावना के आधुनिक प्रतीक के रूप में उभारा है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राकेश जी ने उन्हें नायक बनाया है। वह नायक ठहरता भी है क्योंकि नाटककार के उद्देश्यों की वो पूर्ति करता है। इस प्रकार हमने नंद की चरित्र की विशेषताएं पढ़ ली है।